हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC फॉर CBSE स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CBSE की क्लास 9th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। ये आपकी 9th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 1 है जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्योंकि चैप्टर ही पूरा मैटर के बारे में है, तो सबसे पहले हमें मैटर के बारे में पता होना चाहिए। मैटर किसे कहते हैं, मैटर क्या होता है। ठीक है, मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं, तो हमें पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ होता क्या है। ठीक है, तो लिखा हुआ है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो कुछ जगह घेरती है और उसके अंदर कुछ वजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास में देखते हैं वो सारी की सारी चीज़ें कुछ ना कुछ जगह भी घेरती है और उनमें कुछ ना कुछ वजन भी होता है, कुछ ना कुछ मास भी उनके अंदर होता है। तो कह सकते हैं हम जितनी भी हम चीज़ें अपने आसपास में देखते हैं वो सब मैटर है। ठीक है, वो सब पदार्थ है। जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास में देखते हैं वो सब क्या है, पदार्थ है। जैसे मेरे सामने कैमरा है, उसके नीचे स्टैंड है, ठीक है, बुक रखी हुई है, टेबल है, कुर्सी है, चेयर है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब कुछ ना कुछ जगह भी घेर रही है और इनके अंदर कुछ ना कुछ वजन भी है। डेस्क है, इन सब के अंदर कुछ ना कुछ वजन भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर है। ठीक है, जैसे आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको जो भी चीज़ें दिखेंगी वो सब कुछ ना कुछ जगह भी घेर रही होंगी और उनके अंदर कुछ वजन भी होगा। तो आप जितने अपने चारों तरफ जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं वो सब भी मैटर हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हर वो चीज़, हर एक चीज़ पूरे यूनिवर्स के अंदर, हर एक चीज़ जो कुछ भी जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके अंदर कुछ मास होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मैटर कहते हैं, उसको हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज़ है जो जगह घेरती है, एंड हैव मास, और उसके अंदर मास है, वो क्या कहलाती है, वो मैटर कहलाती है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और उसमें द्रव्यमान होता है क्या कहलाती है, वो पदार्थ कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इसका पेन है, टेबल है, बुक है, कार है, कोई भी और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। ठीक है, पानी की एक बूंद या फिर रेत का एक कण भी क्या है, पदार्थ है। क्यों? क्योंकि वो भी थोड़ी ही सही लेकिन जगह तो घेरता है और उसके अंदर भी कुछ ना कुछ वजन तो उसके अंदर भी होता है। तो पानी की बूंद या फिर रेत का एक कण भी क्या है, रेत का एक कण भी पदार्थ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा मैटर के बारे में। ये मैटर की डेफिनेशन थी। अगर आपसे पूछी जाए तो पेपर में आप लिख सकते हैं कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। प्रत्येक वस्तु जो कुछ स्थान घेरती है और उसके अंदर कुछ द्रव्यमान होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पदार्थ के बारे में, मैटर के बारे में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का। ठीक है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है, यानी कि पदार्थ किस चीज़ से बना हुआ है, कैसा होता है। ठीक है, तो जो मैटर होता है यानी कि जो पदार्थ होता है वो पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, वो कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैटर किस चीज़ से बना होता है, मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब ये मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जिन कणों से मिलकर के बना हुआ है, वो कितने छोटे होते हैं, कितने बड़े होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके NCERT में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स के जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। ठीक है, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने छोटे इसके पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जितना छोटा आप सोच सकते हैं ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा छोटा मैटर का पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो मैटर का पार्टिकल होता है वो कितना छोटा होता है। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके गुण क्या है, उनकी विशेषता क्या है, क्या खासियत है उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले उनकी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में खाली जगह होती है, उनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पदार्थ के कणों के बीच में एक स्थान होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आप एक गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर चीनी घोलिए। ठीक है, आपने एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी घोल दिया, वो चीनी चम्मच के अंदर घुल जाती, तो वो चीनी बेसिकली जाती कहाँ है। ठीक है, तो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं
उनके बीच में स्पेस होता है। और जो चीनी के पार्टिकल्स हैं, जो शुगर के पार्टिकल्स हैं, वो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है ना, वहाँ पर जाकर के बैठ जाते हैं, ठीक है। तो और हम कहते हैं कि चीनी जो पानी के अंदर घुल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पानी के जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। चीनी घुली क्यों? क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स थे उनके बीच में स्पेस था, इसी वजह से चीनी उनके अंदर घुल गई थी, ठीक है। मान लीजिए आप किसी चेयर पर बैठे हुए हैं, चेयर पर क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि चेयर पर जगह खाली है, चेयर पर स्पेस है, इसीलिए तो बैठे हुए हैं। अगर मैं उसी चेयर पर कोई सामान रख दूं तो क्या आप बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब चेयर पर स्पेस नहीं है, ठीक है। जिस चीज़ पर स्पेस होगा वहीं पर तो आप बैठ सकते हैं। वैसे ही अगर चीनी को हमने पानी के अंदर घोला है और चीनी घुल गई है पानी के अंदर, इसका मतलब ये है कि पानी के पार्टिकल्स के अंदर स्पेस था, इसीलिए चीनी के पार्टिकल्स के अंदर घुल गए। तो यहीं पर यही बात लिखी हुई है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर है, दूसरी खासियत है कि जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल होते हैं, जो कण होते हैं पदार्थ के, वो क्या होते हैं? वो निरंतर गतिशील होते हैं, लगातार गति करते रहते हैं, वो रुकते नहीं है, चैन से नहीं बैठते, वो रेस्ट पर नहीं होते, वो क्या करते हैं? मोशन में रहते हैं, वो घूमते रहते हैं रैंडमली। कोई सही पार्टिकल किधर भी जा रहा होता है लेकिन वो मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, ठीक है। इसका आप सीधे से एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? मान लीजिए कोई कमरा है, उसके अंदर एक छोटा सा होल हो रहा है, ठीक है। उस होल में से रोशनी आ रही है सूरज की, ठीक है। तो उस होल में से अगर रोशनी आ रही है तो आपने देखा होगा उस रोशनी में थोड़े से डस्ट पार्टिकल भी दिखते हैं हमें, धूल के कण भी हमको जो है देखने को मिलते हैं। अब वो जो धूल के कण है उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो चैन से नहीं बैठते, वो जो है मूव करते रहते हैं, वो मोशन में रहते हैं, ठीक है। कोई सा भी पार्टिकल किधर भी जा रहा होता है, रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन वो मूव कर रहे होते हैं, कोई भी पार्टिकल रुका हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं? वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं, ठीक है। यही दूसरा पॉइंट है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका टिंडल इफेक्ट, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो एक एनर्जी की वजह से मूव कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रही है, वो इसीलिए मूव कर रही है क्योंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अगर बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, वो मूव नहीं कर सकती, वो मोशन नहीं कर सकती है, ठीक है। तो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो मूव कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल जो होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। क्योंकि पदार्थ के जो कण होते हैं वो लगातार गतिशील होते हैं, लगातार घूमते रहते हैं इधर उधर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। और आगे लिखा हुआ है एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर हम तापमान को बढ़ा दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो क्या होगा? जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, तो जो पार्टिकल के मूव करने की स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी? वो भी बढ़ जाएगी। पार्टिकल के मूव करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पार्टिकल के मूव करने की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एज द टेम्परेचर राइजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, तो पार्टिकल क्या होंगे? तेजी से मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेज। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, तापमान को बढ़ा देंगे, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी बढ़ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो पार्टिकल के मूव करने की स्पीड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो घूमते रहते हैं लगातार, क्योंकि उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि उनमें गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। अगर हम तापमान को बढ़ा दें, तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा, कणों की गति तेज हो जाती है। जो कण होते हैं उनकी स्पीड जो होती है वो कैसी होती है? वो तेज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है जी। तो बढ़ने से, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अगर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो उनकी जो गति होगी वो भी बढ़ जाएगी, उनकी स्पीड जो होगी वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आपका दूसरा पॉइंट था, ठीक। तीसरा जो कैरेक्टर है वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर खींच के रखते हैं, आकर्षित करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। इसका आप सीधे से घर पे एक्टिविटी करके देखना कि आप जो है अपने टंकी खोलना, उसमें से पानी आएगा ना, तो जब पानी गिर रहा होगा तो टंकी से थोड़ी सी नीचे अपनी उंगली लगा लेना, ठीक है। तो जहाँ पर आपने उंगली लगाई होगी ना, पानी वहाँ से तो फट जाएगा, लेकिन आपकी नीचे से, उंगली के नीचे से मतलब कि क्या होगा, पानी वापस जुड़ जाएगा और एक ही फ्लो में बह रहा होगा। पहले एक फ्लो में आ रहा होगा, जहाँ पर आपने उंगली लगाई होगी पानी के बीच में, पानी के फ्लो के बीच में, जो पानी की धारा होगी उसके बीच में उंगली लगाइए तो वहाँ से पानी फट जाएगा। लेकिन वापस जब आप देखेंगे उंगली के नीचे तो क्या होगा, वापस जो वो एक ही फ्लो में बह रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो पानी के जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये था मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ लिया मैटर के बारे में, पढ़ लिया मैटर का फिजिकल नेचर देख लिया, ठीक है। मैटर किस चीज़ का बना हुआ होता है, ठीक है। मैटर पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। मैटर के जो पार्टिकल्स है जिनसे मैटर बना हुआ है, कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं वो हमने देखा है। जो मैटर के पार्टिकल्स है, जो पदार्थ के कण है, वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि कितने छोटे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने पढ़े 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े हैं। पहला होता है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। दूसरा है कि वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। तीसरा है कि वो मैटर के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसके हमने अंदर जो दूसरा पॉइंट था, जो पार्टिकल्स के मैटर के जो पार्टिकल्स को कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, किसकी वजह से करते रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वजह से करते रहते हैं। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, काइनेटिक एनर्जी चैप्टर में आगे भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से ध्यान रख लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी आप इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि पार्टिकल के मूव करने की स्पीड है और कुछ नहीं है, ठीक है। पार्टिकल के मूव करने की स्पीड है। अगर कोई पार्टिकल ज़्यादा तेज़ मूव कर रहा है तो उसके अंदर ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई पार्टिकल कम मूव कर रहा है, हल्की स्पीड है उसकी, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम है। आप अभी फिलहाल इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे चैप्टर में भी आपको काइनेटिक एनर्जी और देखने को मिलेगी। आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, यानी पदार्थ की अवस्थाएं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले जो हमने बात की थी वो हमने बात की थी मैटर के बारे में, मैटर के पार्टिकल्स के बारे में बात की थी हमने कि मैटर के पार्टिकल्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएँ, इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो मैटर होता है, मैटर की बेसिकली 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। वैसे तो 5 होती हैं, एक चौथी है प्लाज्मा और 5th है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, BEC। चौथी जो स्टेट है वो है प्लाज्मा, चौथी स्टेट है प्लाज्मा, और जो 5th स्टेट है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। इसको BEC भी कहते हैं, ठीक है। BEC 5th स्टेट है, ठीक है। 5 मैटर की स्टेट होती है, पहली है सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर प्लाज्मा और फिर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि BEC, ठीक है। हमें 5 के बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ 3 के बारे में पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ठीक है। इन 2 के बारे में पेपर में नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ 3 स्टेट के बारे में क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो हम इन्हीं तीनों स्टेट्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही हम बात करेंगे, क्योंकि यही आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट, यानी कि जो मैटर होता है वो 3 अलग अलग स्टेट में होता है। पहला है सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 स्टेट ऐसी है जिनके अंदर मैटर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। पदार्थ 3 अलग अलग रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। सॉलिड को ठोस कहते हैं, लिक्विड को द्रव कहते हैं, और जो गैस होती है उसको गैस ही कहते हैं हिंदी में भी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, यानी जो ठोस अवस्था है उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। जो सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट का शेप और जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। जो सॉलिड स्टेट होती है उसका शेप और जो वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है, वो फिक्स होता है, ठीक है। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो जो एक सॉलिड होता है उसकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है, उसकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होती है यानी कि फिक्स होती हैं, और उसका वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है, ठीक है। जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर की शेप का एक सॉलिड की शेप का है, ठीक है। तो अगर मैं इसको किसी बुक पर रख दूंगा ये तब भी मार्कर ही रहेगा, इसका शेप क्या होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। अगर किसी टेबल पर रखूंगा तब भी, ये मेरे हाथ पर रखा हुआ है अभी भी इसका शेप सेम है, ठीक है। कहीं पर भी रख दूंगा इसका शेप सेम नहीं, चेंज नहीं हो रहा, तो क्या है, जो सॉलिड होते हैं उनका शेप चेंज नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है,
यानी कि इनकी स्पष्ट सीमाएं हैं, तो जो इसकी बाउंड्रीज है वो भी फिक्स है, ठीक है। कहीं पर भी रख दूंगा इतना ही बड़ा रहेगा, छोटा या बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है, इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। फिर आगे लिखा हुआ है कि सॉलिड्स है फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है, ठीक है। ये मार्कर मेरे हाथ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो हाथ पर जितना स्पेस घेर रहा है, अगर इस मार्कर को मैं टेबल पर रख दूंगा ये तब भी उतना ही स्पेस घेरेगा, ठीक है। अगर इसको किसी बुक पर रख दूंगा ये तब भी उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उतना ही स्पेस घेरेगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो सॉलिड होता है उसका जो शेप होता है और जो उसकी बाउंड्रीज होती है और जो उसका वॉल्यूम होता है, तीनों क्या होते हैं, तीनों फिक्स होते हैं, ठीक है। तीनों चेंज नहीं होते। ठोस का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और निश्चित आयतन होता है, ठीक है। आकार भी फिक्स होता है, उसका सीमाएं भी फिक्स होती हैं और जो आयतन होता है वो भी फिक्स होता है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि सॉलिड जो होते हैं उनको हम प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है, क्या इसको दबा करके इसको कंप्रेस कर सकते हैं, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो हो सकता है टूट जाए, लेकिन ये कंप्रेस नहीं होगा, इसकी शेप चेंज नहीं होगी, ठीक है। आगे यही लिखा हुआ है कि सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, ठीक है। अगर हम फोर्स लगाएंगे, अगर हम बल लगाएंगे तो हो सकता है कि जो सॉलिड है वो टूट जाए, लेकिन उनकी शेप चेंज नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बल लगाने पर ठोस टूट तो सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। इनका आकार जो होता है, जो इनकी शेप होती है वो कैसी होती है, वो फिक्स होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है सॉलिड्स आर रिजिड, जो सॉलिड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रिजिड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। ठोस दृढ़ होते हैं, यानी कि कठोर होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी सॉलिड्स के बारे में जो आपको याद होनी चाहिए, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। सारी लाइन्स आपकी एनसीईआरटी से ही ली गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है लिक्विड स्टेट, यानी कि द्रव अवस्था। हमने सॉलिड के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में, यानी कि द्रव अवस्था के बारे में। द्रव अवस्था क्या होती है, कैसी होती है, ठीक है। तो जो लिक्विड स्टेट होती है उसका फिक्स वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए है वाटर, एग्जाम्पल के लिए है वाटर। अगर वाटर को कोई बॉटल है, बॉटल के अंदर 5 ml वाटर है, कितना है 5 ml वाटर है, तो मान लीजिए कि अगर उस बॉटल के जो वाटर बॉटल के अंदर उसको अगर किसी जार के अंदर कर देंगे तो जार की शेप का हो जाएगा। पहले वाटर बॉटल के अंदर था तो बॉटल की शेप का था, अगर उसको जार के अंदर कर देंगे तो जार की शेप का हो जाएगा। अगर उसको किसी प्लेट में कर देंगे वो प्लेट की शेप का हो जाएगा। तो जो वाटर है, वाटर की कोई फिक्स शेप नहीं होती है लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है, ठीक है। जैसे कि मानिए अगर बॉटल के अंदर 5 ml पानी था तो अगर जब हमने उसको जार में पलटा तब भी वो 5 ml ही रहेगा, ठीक है। अब उस जार में से अगर हम उसको किसी प्लेट में पलट देंगे वो तब भी 5 ml ही रहेगा। तो उसका जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स है लेकिन उसका आयतन, जो उसकी शेप है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। जो उसका आकार है वो फिक्स नहीं है। अगर वाटर को हम बॉटल के अंदर डालेंगे तो बॉटल की शेप का हो जाएगा, अगर उसको हम किसी जार के अंदर डालेंगे वो जार की शेप का हो जाएगा, किसी प्लेट में डालेंगे वो प्लेट की शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो उसका जो शेप होता है, जो आकार होता है ठोस का, वो तो फिक्स नहीं होता लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। आयतन जो होता है उसका फिक्स होता है, जो वॉल्यूम होता है वो उसका फिक्स होता है, ठीक है। लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड होते हैं उनका शेप तो फिक्स नहीं होता लेकिन उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। जिस भी बर्तन में उनको डालते हैं, जिस भी कंटेनर में उनको डालते हैं लिक्विड्स को, वो उसी का शेप ले लेते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन जितना डालते हैं उतना ही रहता है। तो इनका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है लेकिन इनका शेप फिक्स नहीं रहता, ठीक है। द्रव का आकार नहीं, आयतन निश्चित होता है, ठीक है। आकार तो इनका निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन जो होता है इनका निश्चित होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। जिस भी बर्तन के अंदर, जिस भी कंटेनर के अंदर लिक्विड को रखा जाता है ये उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उसी की शेप, उसी के आकार के ये बन जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं, ठीक है। इसीलिए इनका शेप फिक्स नहीं होता, ठीक है। लिक्विड्स कैन फ्लो, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, जैसे कि नदी है, नदी फ्लो करती है, सीधा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। नदी में क्या पानी है, तो पानी क्या होता है, लिक्विड होता है, तो लिक्विड कैन फ्लो, ठीक है। अगर आप फर्श पर कोई पानी गिरा देंगे तो वो भी फ्लो करता है, ठीक है। कोई ऑयल भी गिरा देंगे तो वो भी फ्लो करता है। तो जो लिक्विड होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, यानी कि जो द्रव होता है उनमें बहाव होता है, वो बहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है दे आर नॉट रिजिड बट फ्लूइड, यानी कि लिक्विड जो होते हैं वो रिजिड तो नहीं होते लेकिन फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड क्यों होते हैं, क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं तो उनके अंदर बहाव होता है, तो ये तरल होते हैं लेकिन ये दृढ़ नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे सॉलिड, जो सॉलिड है वो रिजिड होते हैं लेकिन लिक्विड रिजिड नहीं होते। लिक्विड क्या होते हैं, लिक्विड फ्लूइड होते हैं लेकिन सॉलिड फ्लूइड नहीं होते। क्यों, क्योंकि सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते लेकिन लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, इसलिए सॉलिड जो लिक्विड होते हैं उनमें फ्लूइडिटी होती है, उनमें तरलता होती है, ठीक है। आगे यही लिखा हुआ है कि दे आर नॉट रिजिड
जो लिक्विड होते हैं वो रिजिड नहीं होते बट फ्लूइड, लेकिन वो कैसे होते हैं, वो फ्लूइड होते हैं। ये दृढ़ नहीं होते लेकिन कैसे होते हैं, तरल होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ लिया है सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में, अब हम पढ़ते हैं गैस के बारे में। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा सॉलिड स्टेट के बारे में और लिक्विड स्टेट के बारे में हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब हमारा थर्ड टाइप ऑफ स्टेट बचता है जो कि है गैसियस स्टेट यानी कि गैस अवस्था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना बाकी रह गया था, तो वो अब हम पढ़ते हैं। जो गैस होती है, ठीक है, जो गैस होती है, गैस का ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, गैस क्या होता है, गैस का ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। गैसेज हैव नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, ना तो उसका शेप फिक्स होता है ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। जिस भी कंटेनर में गैस होती है उसके शेप की हो जाती है। ठीक है, और उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, गैस का ना तो आकार और ना ही निश्चित आयतन होता है। ठीक है, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, जो गैसेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है, यानी कि गैस को हम काफ़ी ज़्यादा जो है कंप्रेस कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दबा सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं यानी कि जब उस पर प्रेशर लगाते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो सारे पास पास में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो गैसेज होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, जो गैस होती हैं गैस में बहुत अधिक संपीड्यता होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे लिखा हुआ है गैसेज है फ्लूइडिटी, यानी कि जो गैस होती हैं गैस में भी बहाव होता है, गैस भी फ्लो कर सकती हैं। ठीक है, तो गैस में भी तरलता होती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ गैसेज है फ्लूइडिटी, यानी कि गैस में बहाव होता है, गैस भी फ्लो करती है, गैसेज बहती हैं, तो वो सब भी क्या है, गैसेज भी क्या है, फ्लूइडिटी करती हैं, गैसेज में भी फ्लूइडिटी होती है। ठीक है, तो ये थे आपका तीनों स्टेट्स के बारे में मैटर की, सॉलिड के बारे में, लिक्विड के बारे में और गैस के बारे में। ठीक है, तो हमने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो मैटर होता है वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, यानी कि जो सॉलिड लिक्विड गैस है क्या ये आपस में एक दूसरे में बदल सकती हैं, यानी कि सॉलिड लिक्विड बन सकता है और लिक्विड गैस बन सकता है या नहीं, ये हम इससे आगे हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, क्या आप किसी एक ऐसे सब्सटेंस के बारे में जानते हैं जो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो गैस भी हो, जो लिक्विड भी हो और वो सॉलिड भी हो, क्या किसी एक ऐसे सब्सटेंस के बारे में जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में जो डिफरेंस है वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने मैटर के बारे में पढ़ लिया है, मैटर की स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया, मैटर के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तीनों स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया है, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब रहती है बात उनके डिफरेंस की, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, कई बार पेपर में आया है और आता भी रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये पूरी इसी तरीके से आपको टेबल बनानी है। ठीक है, अगर आपका एग्जाम में आता है डिफरेंस के बारे में तो आप इसी तरीके से टेबल बना करके आइएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अपना जो सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि ठोस द्रव और गैस के बीच में जो अंतर है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से लिखा हुआ है कि जो इस साइड पर लिखे हुए हैं वो मैटर की स्टेट्स लिखी हुई है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस लिखे हुए हैं, और इस तरफ उनके डिफरेंस लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सॉलिड की प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये गैस लिक्विड की प्रॉपर्टी हो रही है, गैस की प्रॉपर्टी। इस तरीके से हमने इसका डिफरेंस बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे सॉलिड में सबसे पहले लिखा हुआ है शेप, तो सॉलिड की जो शेप होती है वो कैसी होती है, फिक्स होती है। ठीक है, लेकिन जो लिक्विड की शेप होती है वो फिक्स नहीं होती। ठीक, और जो गैस की शेप होती है वो भी फिक्स नहीं होती। ठीक है, जो ठोस होता है ठोस का आकार निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार अनिश्चित होता है और गैस का आकार भी अनिश्चित होता है। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स होता है। ठीक है, जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है, लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है, और जो गैस होता है गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। ठीक है, यानी कि जो द्रव होते हैं, जो ठोस होते हैं, ठोस का आयतन फिक्स होता है, निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, लेकिन जो गैस होती है गैस का आयतन निश्चित नहीं होता, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ जो ठोस है, ठोस की कंप्रेसिबिलिटी कैसी है। ठीक है, लिक्विड की और गैस की कैसी है, तो जो ठोस है, जो सॉलिड है, सॉलिड की जो कंप्रेसिबिलिटी है नेग्लिजिबल है। ठीक है, जो सॉलिड है वो बहुत कम कंप्रेस होता है। ठीक है, बहुत कम ही दबता है। ठीक है, तो जो सॉलिड के अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो कैसी होती है, बहुत कम होती है। फिर उसके बाद लिक्विड के अंदर कितनी होती है, वेरी स्मॉल, उसके अंदर भी कम होती है लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होती है। ठीक है, जो लिक्विड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सॉलिड से ज़्यादा होती है लेकिन गैस से कम होती है। ठीक है, और गैस के अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, गैस के अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो उनको प्रेशर अप्लाई करके उनके पार्टिकल्स को पास में लाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए जो गैसेज होती है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। ठीक है,
फिर उसके बाद जो ठोस है, ठोस के अंदर संपीड्यता नगण्य होती है, यानी कि ना के बराबर होती है, ठीक है। फिर द्रव के अंदर संपीड्यता कितनी होती है, बहुत कम होती है, ठोस से तो ज़्यादा होती है और गैस से कम होती है, ठीक है। और जो गैस है, गैस के अंदर जो संपीड्यता होती है वो कितनी होती है, वो उच्च होती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा होती है, दोनों से ज़्यादा होती है, ठोस और द्रव दोनों से ज़्यादा होती है गैस के अंदर संपीड्यता, ठीक है। फिर उसके बाद है सॉलिड के अंदर, सॉलिड का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, ठीक है, जो सॉलिड है जिन पार्टिकल से बना हुआ है उनके बीच में स्पेस कैसा है, ठीक है जी, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड कैसा होता है, वेरी लो होता है, ठीक है। जो ठोस होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस कैसा होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। और जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है, गैस से कम होता है, ठीक है। मोर देन सॉलिड लेस देन गैस, यानी कि जो सॉलिड होता है, जो लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो सॉलिड से तो ज़्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा होता है, हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं तो उनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। जो ठोस होते हैं, ठोस के बीच में, ठोस के जो कण होते हैं उनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। जो द्रव होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान जो होता है ठोस से ज़्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है, ठीक। फिर उसके बाद आता है जो गैस होती है, गैस के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ठोस और द्रव दोनों से ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जो सॉलिड है, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो जो डेंसिटी होती है सॉलिड की, डेंसिटी सॉलिड की काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है लिक्विड की डेंसिटी कैसी होती है, लिक्विड की डेंसिटी होती है सॉलिड से तो ज़्यादा होती है लेकिन गैस से, सॉलिड से कम होती है, गैस से ज़्यादा होती है, ठीक है, लेस देन सॉलिड मोर देन गैस। तो जो लिक्विड की डेंसिटी होती है वो सॉलिड से तो कम होती है लेकिन गैस से ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद गैस की डेंसिटी कैसी होती है, वो कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है गैस की डेंसिटी, ठीक। हिंदी में है जो ठोस होता है, ठोस का घनत्व जो होता है काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा होता है ठोस का घनत्व, ठीक। फिर उसका जो द्रव है, द्रव का जो घनत्व होता है वो ठोस से कम होता है और द्रव से और गैस से ज़्यादा होता है। द्रव का घनत्व ठोस से कम है लेकिन गैस से ज़्यादा है, ठीक है। और जो गैस होती है, गैस के अंदर जो घनत्व होता है बहुत ही कम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आती है फ्लूइडिटी, ठीक है। फ्लूइडिटी जो सॉलिड के अंदर होती है वो होती ही नहीं है, डज नॉट फ्लो, ठीक है। आप किसी भी सॉलिड को जमीन पर गिरा दो, बहता नहीं है, वो एक जगह पड़ा रहता है, ठीक है। तो जो फ्लूइडिटी होती है, तरलता जिसको हम कहते हैं हिंदी में, वो जो सॉलिड के अंदर होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती, डज नॉट फ्लो, ठीक है। फिर उसके बाद है मतलब सॉलिड बहते नहीं है। फिर उसके बाद है लिक्विड, लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी होती है, ठीक है, सॉलिड से ज़्यादा होती है, ठीक है। आसानी से बताएं, फ्लोज स्मूथली, यानी कि लिक्विड के अंदर फ्लूइडिटी होती है। फिर उसके बाद गैस के अंदर फ्लूइडिटी होती है, हाँ गैस के अंदर भी फ्लूइडिटी होती है, फ्लोज स्मूथली, यानी कि गैस के अंदर भी फ्लूइडिटी होती है, ठीक है। जो तरलता होती है ठोस के अंदर, ठोस के अंदर तरलता नहीं होती, ठीक है। जो द्रव होते हैं, द्रव के अंदर तरलता होती है, और जो गैस होते हैं, गैस के अंदर भी तरलता होती है, यानी कि फ्लूइडिटी होती है। गैस भी आसानी से बह जाती है, द्रव भी आसानी से बह जाते हैं, लेकिन ठोस नहीं बहते, इसलिए ठोस के अंदर जो फ्लूइडिटी होती है, तरलता होती है, वो नहीं होती, ठीक है। तो ये था आपका डिफरेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।